दशम वर्ग भूगोल भाग 2 पाठ 1 संसाधन विकास और उपयोग। अब प्रश्न है कि संसाधन क्या है? संसाधन क्या है? तो वे सभी साधन जो मनुष्य के जरूरत को पूरा करते हैं। वे सभी साधन जो मनुष्य के जरूरत को पूरा करते हैं। आप लोग यहाँ देखें, बेस्ट रहेगा। वे सभी साधन जो मनुष्य के जरूरत को पूरा करते हैं संसाधन कहलाता है। तो मनुष्य की जरूरत को क्या पूरा करता है? हवा भी तो संसाधन है। हम लोग सांस लेने का काम करते हैं। जल भी संसाधन है, पीने का काम आता है। मिट्टी भी संसाधन है, फसल का उत्पादन करते हैं। मिट्टी भी संसाधन है, फसल का उत्पादन करते हैं। जीव जंतु भी संसाधन है, उससे हमारी जरूरत पूरी होती है। दूध खाते हैं गाय भैंस से, बकरे का मीट खाते हैं, मांस खाते हैं, अंडे का मुर्गे का अंडा खाते हैं, मांस खाते हैं। तो इस तरह से जीव जंतु भी संसाधन है, पेड़ पौधे भी संसाधन है ना। तो अब सवाल होता है कि संसाधन कितने वर्ग में बांटा गया है, कितने प्रकार का संसाधन होता है। ये तो समझ में आ गया कि हर वो चीज जो मनुष्य की जरूरत को पूरा करता है संसाधन है। हमारी जरूरत को पूरा करने के लिए जो कुछ भी उपलब्ध है सब क्या है? संसाधन है। अब सवाल है ये संसाधन कितने प्रकार का होता है। तो इसमें संसाधनों का वर्गीकरण किया गया है। पहला है उपलब्धता के आधार पर। उपलब्धता के आधार पर दो प्रकार के संसाधन होते हैं, प्रकृति प्रदत्त और मानवकृत। कुछ संसाधन ऐसे हैं जो प्रकृति द्वारा निर्मित है, जैसे मिट्टी। मिट्टी को किसने बनाया? प्रकृति ने बनाया है। आदमी मिट्टी को नहीं बना सकता, ठीक है। जल को प्रकृति ने बनाया है। प्रकृति में ऑलरेडी जल उपलब्ध है, तो ये प्राकृतिक संसाधन हुआ। हवा, ये सब क्या है? प्राकृतिक संसाधन है। और मानवकृत संसाधन क्या है? तो जिस संसाधन को मानव बनाता है। अब मिट्टी से हम लोग ईंट बना देते हैं। चिमनी में मिट्टी को से हम लोग ईंट बनाते हैं। ईंट बना करके उसे घर बनाने का काम लेते हैं। तो ये ईंट जो हुआ मानवकृत संसाधन हुआ। स्टील, लोहा, कॉपर आदि, प्लास्टिक, रबर से मिला करके एक गाड़ी बनाते हैं, बस बनाते हैं, मोटरसाइकिल बनाते हैं। तो इसको आदमी बनाता है ना, मनुष्य बनाता है। तो ये क्या हुआ? मानवकृत संसाधन। वे संसाधन जो मानव के द्वारा बनाया जाता है क्या कहलाता है? मानवकृत संसाधन। अब प्राकृतिक संसाधन, वे संसाधन जो प्रकृति स्वयं बनाती है। वे सभी संसाधन जिसको प्रकृति स्वयं बनाती है प्राकृतिक संसाधन कहलाता है। और वे संसाधन जिसको मनुष्य अपने बुद्धि विवेक से बनाता है तो क्या कहलाता है? मानवकृत संसाधन। मनुष्य को मानव भी कहते हैं। तो पहला है उपलब्धता के आधार पर संसाधन का वर्गीकरण। दूसरा है स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर। स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर मतलब जैविक, इसके आधार पर दो प्रकार से के संसाधन होते हैं, जैविक और अजैविक। जैविक और अजैविक। जैविक मतलब जो जीव से संबंधित, जिसमें प्राण है, जो सजीव है। ऐसे संसाधन जो सजीव है, जैसे मनुष्य एक जैविक संसाधन है। जितने भी जीव जंतु है, बकरा है, गाय है, भैंस है, बैल है ना, ये सब जीव जंतु जितने हैं सब क्या है? जैविक संसाधन है। पेड़ पौधे भी तो सजीव है, तो वो सब किसके अंतर्गत आ गया? जैविक संसाधन के अंतर्गत आ गया। वे सभी संसाधन जो सजीव हैं क्या है? जैविक संसाधन है, क्योंकि ये सभी हमारे जरूरत को पूरा करता है। मनुष्य भी एक बहुत बड़ा संसाधन है, क्योंकि मनुष्य भी हमारे जरूरत को पूरा करता है। अब जैसे उदाहरण के लिए हम पढ़ाते हैं, हम टीचर हैं, ठीक है, हम पढ़ाते हैं, हम टीचर हैं, तो हम भी संसाधन है, ठीक है, हम भी संसाधन है। क्यों संसाधन है? क्योंकि हम आपकी जरूरत को, मैं आपकी जरूरत को पूरा करता हूँ, इसलिए मैं भी एक संसाधन हूँ। और आपसे भी मेरी जरूरत पूरी होती है। आपसे मेरी जरूरत, आर्थिक जरूरत पूरी होती है, इसलिए आप लोग भी एक संसाधन है। विद्यार्थी भी एक संसाधन है। तो एक हो गया जैविक और एक है अजैविक। अजैविक वो है जो सजीव नहीं है। अजैविक संसाधन वो है जो सजीव नहीं है। जैसे मान लीजिए सोना चांदी भी संसाधन है,
पहनने के गहने बनाकर पहनने के यूज में आता है, तो भी संसाधन है। कोयला भी संसाधन है, खाना बनाने, रेलगाड़ी चलाने, कल कारखानों में चूल्हा जलाने में काम में आता है कोयला। और भी उसका बहुत सारा यूज है। अलकतरा बनाने में कोयला का प्रयोग होता है। तो वो सजीव तो नहीं है, कोयला सजीव नहीं है ना, तो वो अजैविक संसाधन हो गया। क्या हो गया? अजैविक संसाधन हो गया। तो जैविक अजैविक समझ में आ गया। जो संसाधन सजीव है जैविक संसाधन है, और जो संसाधन निर्जीव है वो क्या हुआ? अजैविक संसाधन कहलाता है। और तीसरा है पुनः प्राप्ति के आधार पर। पुनः प्राप्ति के आधार पर मतलब फिर से जो प्राप्त होता है, इसके आधार पर संसाधन को दो वर्गों में बांटा गया है। नवीकरणीय संसाधन, अनवीकरणीय संसाधन। ये नवीकरणीय संसाधन क्या है? ऐसे संसाधन जो प्रकृति में नष्ट हो जाता है, खत्म हो जाता है। जब हम उसका उपयोग करते हैं तो वो खत्म हो जाता है और फिर से आ जाता है, वो फिर से प्रकट हो जाता है। जैसे जल हम लोग यूज करते हैं, अब वर्षा के द्वारा फिर जल पृथ्वी को प्राप्त हो जाता है। हम लोग यूज करते हैं लेकिन वर्षा के द्वारा पुनः जल की प्राप्ति हो जाती है। तो ये क्या हुआ? नवीकरणीय संसाधन। सौर ऊर्जा, आज धूप लगा लिए, कल फिर उतना ही धूप आ गया, खत्म नहीं हुआ। वो लगातार लाखों करोड़ों वर्षों से सौर ऊर्जा का पृथ्वी उपयोग कर रहा है, लेकिन वो खत्म नहीं हो रहा है। तो वो क्या हुआ? नवीकरणीय। ऐसे संसाधन जो समाप्त हो जाने के बाद पुनः प्रकट हो जाए, नवीकरणीय संसाधन कहलाता है। वैसे संसाधन जो उपयोग करने के बाद भी फिर से प्रकट हो जाए, फिर से आ जाए, नवीकरणीय संसाधन है। परंतु कुछ ऐसे भी संसाधन है प्रकृति में जो उपयोग करने के बाद समाप्त हो जाता है, नष्ट हो जाता है, खत्म हो जाता है, और नवीकरणीय संसाधन है। देखिए ध्यान से सुनिएगा तो समझ में आ जाएगा सारा बात, सारा खीसा। पढ़ाई जो है समझने का चीज़ है, रट्टा मारने का नहीं, समझने का चीज़ है। आप समझिए कि सर क्या बोल रहे हैं। अनवीकरणीय संसाधन, वैसे संसाधन जो एक बार प्रयोग करने के बाद, एक बार उपयोग करने के बाद समाप्त हो जाए, अनवीकरणीय संसाधन कहलाता है। जैसे कोयला अगर खत्म हो जाए तो फिर नहीं आएगा। प्राकृतिक गैस जो हम लोग चूल्हा में खाना बनाते हैं, प्राकृतिक गैस LPG गैस यूज करते हैं ना, वो खत्म हो जाएगा तो फिर नहीं आएगा। पेट्रोल, डीजल, खनिज तेल एक बार नष्ट हो जाएगा तो फिर नहीं आएगा। तो वैसे संसाधन जो एक उपयोग करने के बाद समाप्त हो जाए, उसको क्या कहते हैं? अनवीकरणीय संसाधन। जो समाप्त हो जाए, जो संसाधन उपयोग करने के बाद समाप्त हो जाए, उसको अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। वैसे संसाधन जो उपयोग करने के बाद भी फिर से प्रकट हो जाए, फिर से आ जाए, तो क्या हो गया? नवीकरणीय संसाधन। जैसे जल क्या है? नवीकरणीय संसाधन है। अब है स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व मतलब मलकियत। स्वामित्व के आधार पर संसाधन के प्रकार, मलकियत के आधार पर। तो इसमें बताया गया है कि निजी, अगर कोई संसाधन मेरा व्यक्तिगत है तो क्या कहलाएगा? निजी संसाधन। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास 5 एकड़ भूमि है, तो 5 एकड़ भूमि में जो संसाधन है तो वो मेरा निजी है, नहीं तो क्या कहलाएगा? निजी। इसी में कुछ चीज़ ऐसे हैं जो जिसमें समाज के लोगों का है। जैसे सामाजिक स्तर पर पंचायत भवन हम लोग बनाते हैं, तो वो क्या हो, किसका होगा? वो संसाधन की पंचायत भवन का उपयोग करते हैं, पंच लोग बैठते हैं और पंचायती करते हैं। हाँ, सामाजिक कार्य होता है वहाँ पर। तो ये सब क्या कहलाएगा? सामुदायिक संसाधन। राष्ट्रीय संसाधन, कुछ संसाधन ऐसे हैं जो पूरे देश का है, जैसे रोड, हाईवे, रेलवे है ना, रेलवे भी एक संसाधन है। क्यों? क्योंकि करोड़ों लोगों के लाने ले जाने का यातायात का साधन है, तो रेलवे भी संसाधन है, लेकिन वह राष्ट्रीय संसाधन है। क्यों? क्योंकि पूरे देश का है। रेलवे किसी की व्यक्तिगत नहीं है, किसी की निजी नहीं है, वो पूरे देश का है, पूरे भारतवर्ष का है, हमारे देश का है। हमारे देश के सभी लोगों का सामूहिक अधिकार है उस पर, इसलिए वह क्या है? रेलवे राष्ट्रीय संसाधन है। और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, कुछ संसाधन ऐसे हैं जो इंटरनेशनल होता है, वो किसी देश का भी नहीं होता। जैसे 15 नॉटिकल दूरी के बाद अंतर्राष्ट्रीय
जल सीमा शुरू हो जाती है। ठीक है, तो भारत की सीमा से समुद्र में 15 नॉटिकल दूरी तक जो जल क्षेत्र है समुद्र के अंदर में, तो वो राष्ट्रीय संसाधन में आएगा। लेकिन उसके बाद 15 नॉटिकल दूरी के बाद जो क्षेत्र है वो क्या कहलाएगा? अंतर्राष्ट्रीय। वो जो समुद्र का हिस्सा है वो क्या कहलाएगा? अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, क्योंकि वो उस होकर के दुनिया के हर देश का जहाज आ जा सकता है। ठीक है, उस क्षेत्र से जहाज को जाने के लिए भारत सरकार से परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए वह अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहलाएगा। तो मैंने अभी बताया है स्वामित्व के आधार पर संसाधन के प्रकार। स्वामित्व के आधार पर संसाधन के प्रकार। निजी, पहला क्या है? निजी संसाधन, जो मेरा व्यक्तिगत हो। आपके पास जो कुछ भी है वो आपका निजी संसाधन है। सामुदायिक, जो समाज भर का है, जैसे हॉस्पिटल को ले लीजिए, पूरे समाज का है। अपने गांव का जो हॉस्पिटल है अपने पूरे समाज का है। राष्ट्रीय, जो पूरे देश का, जैसे रोड, हाईवे है, रेलवे है, राष्ट्रीय है। अंतर्राष्ट्रीय, ठीक। इसके बाद विकास के स्तर के आधार पर। अब विकास के आधार, विकास मतलब डेवलपमेंट, किस संसाधन का कितना विकास हुआ। कुछ संसाधन ऐसे है जो विकसित हो चुका है, लोग उसका खूब उपयोग कर रहा है। कुछ संसाधन ऐसे हैं जो संभाव्य है, उसको उपयोग में हम ला सकते हैं। कुछ संसाधन जो ज्ञात है मगर उसका उपयोग में, उसको हम उपयोग में लाते नहीं हैं। कुछ जो है सब भंडारित है, कुछ संसाधन जो है भंडारित है, कुछ संचित है। ठीक है, तो संभाव्य, कुछ संसाधन ऐसे हैं जो संभाव्य है, उसको उपयोग में लाया जा सकता है मगर लाया नहीं जा रहा है। जैसे मान लीजिए सौर ऊर्जा है। सौर ऊर्जा ये बहुत बड़ा संसाधन है मगर हम लोग उसको कम से कम यूज करते, संभावना है कि इसको उपयोग में लाया जा सके, है ना। परमाणु ऊर्जा है मगर हम उसका सही उपयोग नहीं कर रहे हैं, तो ये संभाव्य हो गया। ज्ञात, और ये ज्ञात भी है और ये जान रहे हैं कि सौर ऊर्जा का अच्छा उपयोग हो सकता है मगर हम लोग नहीं कर रहे हैं। भंडारित, कुछ संसाधन ऐसे हैं जो जमा करके रखे हुए हैं, स्टॉक करके रखे हुए हैं। भारत में खनिज तेल असम के दिग्बोई में है और मुंबई हाई समुंदर में पड़ता है, वहाँ तेल है जमीन के अंदर में, खनिज तेल है समुंदर के अंदर में। कहाँ? मुंबई हाई, बॉम्बे में मुंबई हाई और असल में दिग्बोई तेल क्षेत्र है। भारत का 2 महत्वपूर्ण तेल क्षेत्र है, ज्ञात तेल क्षेत्र है जहाँ तेल का भंडार है मगर सरकार वहाँ ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं करती है, तो वो क्या है? भंडारित तेल क्षेत्र है। ठीक है, तो वो क्या हुआ? भंडारित मैंने जमा करके रखा हुआ है, उसको यूज में नहीं ला रहा है। इसके बाद क्या है? संचित। संचित माने जमा, संचित माने वैसे संसाधन जिसको हम इकट्ठा करके रखे हुए हैं, हाँ, आवश्यकता अनुसार उपयोग करते हैं, तो क्या हुआ? संचित संसाधन है। जैसे हमारे पास जंगल है और हम जंगल को बढ़ा रहे हैं, संचित है और उसका हम उपयोग आवश्यकता अनुसार कर रहे हैं, तो क्या हुआ? संचित संसाधन। तो ये सब हुआ संसाधन के प्रकार। ये सब क्या हुआ? संसाधन के प्रकार। अब प्रश्न है बच्चों, अब बताइए, अब आप लोग से थोड़ा सा पूछते हैं। संसाधन के जो एक प्रकार है पुनः प्राप्ति के आधार पर। पुनः प्राप्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। पुनः प्राप्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन। अब प्रश्न ये है कि नवीकरणीय संसाधन क्या है? बताए थे ना, बोलिए, कोई आदमी बोलिए, अब बोलिए। नवीकरणीय संसाधन जिसका उपयोग एक बार होने के बाद दोबारा हो सकता है, उसे नवीकरणीय संसाधन। हाँ, एक बार उपयोग में लाए हैं अब फिर से उसका उपयोग कर सकते हैं, यानी कि वो पुनः फिर तैयार हो जाता है। जैसे जल खत्म हो गया फिर आ गया, खत्म हो रहा है आ रहा है, खत्म हो रहा है आ रहा है, तो वो संसाधन क्या कहलाएगा? नवीकरणीय संसाधन। और अनवीकरणीय संसाधन क्या है? आप बोलिए। हाँ बोलिए कस के, हाँ वही बोलिए, आराम से बैठे बैठे बोलिए। अनवीकरणीय संसाधन क्या है? जो संसाधन उपयोग किए और खत्म हो गया, उसे अनवीकरणीय। हाँ, उपयोग करने के बाद वो नष्ट हो जाए। कोयला, खनिज तेल, ये सब क्या है?
और नवीकरणीय संसाधन है। अब अगला एक प्रश्न है कि संसाधन हुआ नहीं करते बना करते हैं। संसाधन हुआ नहीं करते बना करते हैं, इस कथन की व्याख्या कीजिए। तो भाई जितने भी संसाधन है धरती पर, जितने भी संसाधन है उसको उपयोग के लायक कौन बनाता है? मनुष्य बनाता है। प्रकृति में सौर ऊर्जा ऑलरेडी मौजूद है, मगर उसको संसाधन के रूप में हम कैसे प्रयोग करते हैं? जब हम सोलर प्लेट वैज्ञानिक तरीके से बनाते हैं, हाँ, उसको इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेस द्वारा बिजली तैयार करते हैं, बैटरी के माध्यम से टीवी चलाते हैं, पंखा चलाते हैं, मोबाइल चार्ज करते हैं, है ना, चाहे कल बल्ब जलाते हैं, कल कारखाने भी चला सकते ज़्यादा अगर मात्रा में हो तो, है ना। तो मोबाइल का टावर सब चलता है ना, अभी देखते हैं हम लोग। तो ये क्या है? उन संसाधनों को उपयोग में लाने लायक कौन बनाता है? मनुष्य बनाता है। ठीक है, तो आप देखें क्या देखा आपने यहाँ पर कि संसाधन है, मगर उसको बनाया किसने? उपयोग में लाने लायक बनाया किसने? मनुष्य ने। तो इसीलिए कहा गया है कि संसाधन हुआ नहीं करते, हाँ, हुआ नहीं करते बना करते हैं, हम लोग उसको यूज में लायक बनाते हैं। आदमी को ही ले लीजिए। अब अगर आप शिक्षित नहीं हुए, अच्छा ज्ञान प्राप्त नहीं किए, टेक्निकल नॉलेज आपके पास नहीं आया, तो आप अच्छे संसाधन नहीं हैं। लेकिन आपको पढ़ा लिखा कर, प्रशिक्षण दे करके, किसी विशेष चीज़ का ज्ञान दे करके आपको उस चीज़ का एक्सपर्ट बना दिया जाता है, प्रवीण बना दिया जाता है, तो आप समाज के लिए अच्छा काम करते हैं। तो आपको उपयोग लायक कौन बनाया? समाज नहीं बनाया। तो संसाधन हुआ नहीं करते हम उसको बनाते हैं। आर्थिक विकास के साधन के रूप में मानव के महत्व पर प्रकाश डाले। मनुष्य सबसे बड़ा संसाधन है और आर्थिक विकास में मानव का बहुत बड़ा योगदान है। आदमी सभी संसाधनों को उपयोग के लायक बनाता है, और उपयोग के लायक बना करके उन संसाधनों का उपयोग मनुष्य के द्वारा करवाता है। ये मनुष्य का काम है। ठीक है, प्रश्न को फिर से पढ़िए। आर्थिक विकास के साधन, तो जितनी भी आर्थिक क्रियाएं हो रही है, ठीक है, उन कहीं पर आप देख रहे हैं कि मसाला उद्योग है, कहीं पर अचार उद्योग है, कहीं आटा का मशीन लगा हुआ है ना। तो जितनी भी क्रियाएं हो रही है, हवाई जहाज उड़ रहा है, बस चल रही है, रेलगाड़ी चल रही है, तो इन सभी संसाधनों को कौन बनाता है? मनुष्य बनाता है, और इससे मनुष्य को आर्थिक आय प्राप्त होता है। ठीक है, तो जितनी भी आर्थिक क्रियाएं हो रही है हमारे समाज के अंदर में, देश के अंदर में, राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, है ना, वो सारी आर्थिक क्रियाएं मनुष्य के द्वारा संचालित होती है। तो मनुष्य आर्थिक विकास में बहुत बड़ी भूमिका अदा करती है। तो इसीलिए कहा गया है आर्थिक विकास के साधन के रूप में मानव अत्यंत महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण ही नहीं, अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सभी संसाधनों को उपयोग के लायक कौन बनाता है? मनुष्य बनाता है। इसमें एक प्रश्न और है, पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? अच्छा, अब संसाधन का नियोजन, उसको भी हम बताएंगे। संसाधन का नियोजन और पृथ्वी सम्मेलन। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन रियो डी जेनेरो में पर्यावरण के क्षरण तथा असंतुलन और आर्थिक विकास पर विचार करने के लिए 3 जून से 14 जून तक, हाँ, रियो डी जेनेरो में, ये पड़ता है दक्षिण अमेरिका का कोई देश है, क्या नाम है उसका, जहाँ यह राजधानी कहिए, रियो डी जेनेरो, दक्षिण अफ्रीका, शायद ब्राज़ील है, कौन बोल रहे हैं। तो उस देश में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। किस लिए हुआ था? भूमि के संरक्षण के लिए, पर्यावरण संतुलन के लिए,
क्योंकि पर्यावरण को भी सुरक्षित रखना है। तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ था किस ईस्वी में? 1992 में। किस ईस्वी में हुआ था? 1992 में। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का हुआ था 1992 में हुआ था। 3 जून से 14 जून तक चला था। 3 जून से 14 जून तक चला था। इसमें भूमंडलीय तापन, जलवायु में परिवर्तन, जीवमंडल को होने वाली हानि जैसे अनेक समस्याओं का गहन विवेचन किया गया और पृथ्वी को विनाश से बचाने का संकल्प लिया गया। पृथ्वी रहेगा तब ना हम लोग जिंदा रहेंगे। पृथ्वी को नष्ट भ्रष्ट बर्बाद कर देंगे तो हम लोग कैसे जिंदा रहेंगे? तो इसलिए पर्यावरण को संतुलित रखना हम सबका कर्तव्य है। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन 1997 में हुआ था। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? 1997 में हुआ था। हाँ, 23 जून को हुआ। 23 से 27 जून तक चला था। कहाँ चला था? न्यूयॉर्क में। पहला पृथ्वी सम्मेलन हुआ था रियो डी जेनेरो में। पहला पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? रियो डी जेनेरो में। और दूसरा पृथ्वी सम्मेलन हुआ था कब? 1997 में। 23 से 27 जून तक हुआ था। कहाँ हुआ था? अमेरिका का शहर है न्यूयॉर्क। अमेरिका का शहर है न्यूयॉर्क। अभी ये कोरोना का सेंटर बना हुआ है। ठीक है। तो इस तरह के तृतीय पृथ्वी सम्मेलन 2002 में हुआ था। तृतीय पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? जोहान्सबर्ग में हुआ था। कहाँ हुआ था? ये अफ्रीका में पड़ता है। जोहान्सबर्ग में हुआ था, है ना। तो ये सब सम्मेलन का जो भी पृथ्वी सम्मेलन हुआ है, चाहे पर्यावरण सम्मेलन होता है, उसका उद्देश्य होता है पृथ्वी की सुरक्षा करना, पर्यावरण की सुरक्षा करना, है ना। देखिए, ये पृथ्वी हम लोगों का घर है और अपने घर को बचा करके रखना, स्वच्छ रखना, शुद्ध रखना हम लोगों का कर्तव्य है। एक प्रश्न और है, संसाधनों का नियोजन। नियोजन का क्या अर्थ है? कि हम अपने संसाधन का इस तरह से उपयोग करें कि यह संसाधन लंबे समय तक चले। संसाधनों का सही तरीके से उपयोग करके अधिक से अधिक समय तक उन संसाधनों का उपयोग करना ही संसाधन का नियोजन कहलाता है। माने एक ऐसी योजना बना करके संसाधन का उपयोग करना कि हमारा संसाधन लंबे समय तक चले। हमारा संसाधन लंबे समय तक चले। तो ये क्या कहलाता है? संसाधन का नियोजन। अब सवाल है, संसाधन का नियोजन करने के लिए क्या क्या जरूरी है? तो पहला है, देश के विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्ध संसाधनों की पहचान करना। भाई, नियोजन तभी करोगे, किसी भी संसाधन का नियोजन तभी कर पाओगे जब आपको पता हो कि ये संसाधन कहाँ पर उपलब्ध है, किस स्थिति में है। दूसरा, संसाधन की मात्रा एवं गुणात्मक स्तर का निर्धारण करना। कितनी मात्रा में संसाधन उपलब्ध है और उसकी क्या क्वालिटी है। विकास की योजनाओं को चरणबद्ध रूप से तैयार करना। अब उसको कैसे विकसित करना है, कैसे उपयोग में लाना है। ठीक है। समुचित विकास के लिए उचित तकनीक अपनाना। तो उस संसाधन को अच्छा से उपयोग में लाने के लिए किस टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ेगी, उस टेक्नोलॉजी की, उस तकनीक को आपको उपयोग में लाना होगा। मजदूरों के समुचित प्रशिक्षण। तो संसाधन को उपयोग में लाने लायक मजदूर, वर्कर ही तो काम करके उपयोग में लाने लायक बनाएगा। तो मजदूरों को प्रशिक्षण देना जरूरी है। राष्ट्रीय स्तर पर योजनाओं का निर्धारण करना जिससे देश की आर्थिक समृद्धि तथा नागरिकों का समान रूप से कल्याण हो सके। तो ये सब संसाधन को नियोजित करने के लिए अति आवश्यक है। तो बच्चों, ये संसाधन पाठ हुआ, पहला पाठ। ये थॉरो कन्वर्सेशन का क्या बोले, व्याख्यान विधि। शिक्षण की ये इस विधि को व्याख्यान विधि कहा जाता है। और जो भी बच्चे इसको देख रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो बनाने का मेरा उद्देश्य ये था कि एक टीचर जो वर्ग में व्याख्यान विधि द्वारा पढ़ाते हैं उसको बताना। यह मेरा पहला वीडियो है। इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी बजाए, लाइक करें, क्योंकि ये शुरुआत है। बच्चे लोग इसको लाइक करेंगे, सब्सक्राइब कर देंगे। लाल वाले ये लिखा हुआ है सब्सक्राइब, उस पर अगर करेंगे तो हमको हौसला बढ़ेगा, तो हम और वीडियो बनाएंगे। और मैट्रिक का पूरा सिलेबस का मैं वीडियो बना करके डाल दूँगा। ठीक है। और ये तभी होगा जब आप हमारे साथ सहयोग करेंगे। जय हिंद।